जब अंदर से भूख निकलती है मजदूर की, तो वो भूख जो है ना उसको कमजोर नहीं करती है, वो उसको ताकत देती है, और वो ताकत नोएडा में मिली है। ऊपर से नीचे तक जब सिस्टम बेस्ट है तो उसी के कारण मजदूरों का शोषण हो रहा है। पूंजीपतियों से पैसा निकालना बहुत टेढ़ा काम है। ये कानून बनाना पड़ेगा कि भाई जो न्यूनतम वेतन नहीं देगा उस मालिकों को जेल में डाला जाएगा। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्च के अंतिम हफ्ते में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के पड़ोसी राज्यों में लगातार मजदूरों ने अपनी आवाज़ को लेकर संघर्ष करने उतर पड़े सड़कों पर। वो मिनिमम वेज की मांग कर रहे थे 26,000, वे मांग कर रहे थे 8 घंटे काम, वो मांग कर रहे थे समान काम का समान वेतन, वो मांग कर रहे थे सुरक्षित रोजगार की और ओवर टाइम डबल करने की। इन मांगों को लेकर जब वो सड़कों पर उतरे तब पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया। कहीं पर ये खबरें भी रहीं कि वहाँ पे गोलियां भी चलाई गई। और इस सब के पीछे जब मजदूरों ने अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए और इस दमन का प्रतिरोध किया, तब सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हीं को रिहा कराने के लिए और उनकी जायज़ मांगों को बुलंद करने के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली के तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां एकजुट होकर यहां पर प्रदर्शन करने आई हैं। इन तमाम नेताओं से और मजदूरों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक नोएडा और गुड़गांव में जो मजदूर और यूनियन कार्यकर्ता बंद है, उन्हों को अभी तक रिहा हुए हैं या नहीं हुए हैं, और उनकी मांगों पर इनका क्या कहना है। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। आ जाओ। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, लेकिन हाल ही में नोएडा और गुड़गांव में हमने देखा कि मजदूर अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन पर लाठियाँ चार्ज हुई, गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इसको किस तरह से लोकतंत्र कहा जा सकता है? आपने कहा ना, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने कहा लोकतंत्र कहलाता है, लोकतंत्र है नहीं, लोकतंत्र लागू नहीं है, लोकतंत्र कागजों तक सीमित है, लोकतंत्र भाषण तक सीमित है, लोकतंत्र व्यवहार में नहीं है। और तब तक आपको अधिकार है सारे अधिकारों को इस्तेमाल करने का जब तक आप सरकार को चुनौती नहीं देते हो। अगर आप सरकार को किसी भी गलत काम के खिलाफ चुनौती देने की ताकत रखते हो तो सारे लोकतांत्रिक अधिकार खत्म, फिर आपको जेलों में ठूस दिया जाएगा। वही मौजूदा सरकार कर रही है। हमारी नज़र में लोकतंत्र का मतलब ये है कि ना सिर्फ वोट देने का अधिकार हो, बल्कि कानून प्रस्तावित करने का भी अधिकार हो, और जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको वापस बुलाने का भी अधिकार लोगों का हो। उसमें से सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो चीज़ है सिर्फ वोट देने का अधिकार। बाकी दो चीज़ें तो हैं ही नहीं। अब 3 किसान कानून जो लागू हुए, उसके लिए कौन सा किसानों ने प्रदर्शन किया था कि भाई आप इन 3 किसान कानूनों को लागू करो? कोई प्रोटेस्ट देखा था क्या? किसी दुनिया में कहीं नज़र में आया था क्या? अब आइए जी 4 श्रम कानून। अब इन 4 श्रम कानूनों को लेकर कहीं भी पिछले 20 साल के, 30 साल के इतिहास में, 50 साल के इतिहास में इन 4 कानूनों की मांग तो मजदूरों ने नहीं की थी, देश के मजदूरों ने। अभी जैसे कि कहा जा रहा है कि 60 करोड़ के आसपास हमारे देश के मजदूर हैं, उसमें से आप 100 मजदूर भी नहीं मिलेगा जो ये डिमांड करता फिरे कि भाई इन कानूनों को लागू होना चाहिए। पर बावजूद ये कानून लागू हुए और गुंडागर्दी के साथ लागू होते हैं, तो आप कैसे कहोगे कि इस देश की 90% आबादी जो मजदूरों और किसानों की है, उनसे बिना पूछे आप कोई भी कानून उनके ऊपर थोप देते हो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए? तो आप इसको लोकतंत्र कैसे कहेंगे भाई? मैं कहूँगा कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये पूंजीपतियों का राज है। हमें समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि नोएडा के अंदर जो मजदूर हैं उनकी क्या हालात है। देखिए, नोएडा के अंदर जो मजदूरों की हालत है बहुत बदतर है, बहुत ख़राब है। ऐसे तो कभी हम देखते थे जंगल में आदिवासी लोग रहते थे, उनकी तरह वो रह रहे हैं। एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, रहने को मजबूर हैं। और दूसरा जो है ना, ठेकेदारी प्रथा में मजदूरों का ज़्यादा शोषण है। जो ठेकेदार और उद्योगपति मिलकर
ना उन्हें साप्ताहिक अवकाश देते हैं, ना ओवर टाइम दुगना देते हैं, ना ही उनको बोनस देते हैं, और न्यूनतम वेतन है उसको भी जो है ना नहीं देते हैं। इस तरह का जो है ना 8,000, 9,000, 10,000 में काम करते हैं। फिर दूसरा, महिलाएं जो बड़ी भागीदारी में इंडस्ट्रीज में काम करती हैं उनका बड़ा शोषण है। उनकी कोई कमेटी नहीं होती, उनके अंदर जो है ना इस तरह का डर का माहौल होता है कि हम लोग काम करने जाएं ना कहें। देर रात जो है ना महिलाओं को रोका जाता है काम पर, और दैनिक स्थिति बहुत ख़राब है गौतम बुद्ध नगर के अंदर। और ये सब लेबर कमिश्नर, डीएम और एसपी की नज़रों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। कह रहे हैं कि 26,000 मिनिमम वेज की मांग एक उठ रही है, पूरे देश में उठ रही है, लेकिन नोएडा में 11,000 है, अभी उसको 13,000 कर दिया, यहाँ पर 15,000 है, और जो कंपनी मालिक है वो कह रहे हैं हम दे नहीं पाएंगे। तो आप 26,000 मिनिमम वेज को अगर सरकार मान भी लेती है तो उसे ज़मीनी स्तर पर कैसे लागू कराएंगे, ये सवाल है। यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि इसमें जो है ना, जो सरकार है, दरअसल जो है ना, ये जो सरकार है पूंजीपतियों के फेवर वाली सरकार। कहने के लिए तो वो जनता की सरकार अपने आप को कहती है हम अच्छे दिन लाएंगे, हम रोजगार देंगे, लेकिन जो उसका जो काम है, काम की जो उसकी प्रकृति है, वो कारपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने वाली है। और कारपोरेट को फ़ायदा केवल कानूनों में बदलाव करके नहीं, सरकारी बैंकों का पैसा दे देती है और उसको जो है माफ़ भी कर देती है। उसकी वसूली महंगाई बढ़ा के होती है। देखिए, निश्चित तौर पे जो भी रेट्स लागू होने की बात है, दिल्ली में हमें पता है, दिल्ली में नोएडा और मानेसर से, गुड़गांव से ज़्यादा वेतन है, लेकिन एक सच्चाई है कि दिल्ली के अंदर किसी फैक्ट्री में पूरी तरह से न्यूनतम वेतन का जो कानून है लागू नहीं होता। आप बवाना चले जाइए, नरेला चाहिए, आपको एक जगह नहीं मिलेगा जहां 8 घंटे के शिफ्ट में मजदूर उतना पाता हो जितना सरकार ने नोटिफिकेशन में जारी किया है। तो ये तो एक यूनिवर्सल चीज़ है जो हर जगह एग्जिस्ट करती है। बात रही कि पाएंगे कैसे, निश्चित तौर पे जिस तरह से आंदोलन तेज होगा और सारी यूनियनें अगर इकट्ठा होकर एफर्ट लगाएंगी, उसके अलावा और कोई तरीका तो नहीं है। कि राज किसका है? राज पूंजीपतियों का है। वो कानून एक मिनिमम कानून बनाते ज़रूर हैं, पर उसको लागू करने वाली कौन है? इन्हीं पूंजीपतियों के संस्थान हैं। आप ये कानून बनाना पड़ेगा कि भाई जो न्यूनतम वेतन नहीं देगा उस मालिकों को जेल में डाला जाएगा, क्योंकि वो मजदूरों के बच्चों का निवाला छीनने वाला बंदा है। तो अगर आप उसको जेल में डालोगे, इसका मतलब उससे और मालिक सबक लेंगे। जैसे दिल्ली एनसीआर के अंदर या पूरे देश भर में चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सभी कंपनियों कारखानों में कॉन्ट्रैक्ट पे मजदूरों को रखा जाता है, ठेके पे रखा जाता है, जहाँ पे मिनिमम में से भी कम मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो कि रोज़गार की कोई गारंटी नहीं है। क्या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है या ठेकेदारी सिस्टम को ख़त्म किए बिना क्या मजदूरों का उद्धार होने वाला है? क्या नहीं होने वाला। ठेकेदारी प्रथा जब तक समाप्त नहीं होएगी तब तक ये मज़दूरों का शोषण समाप्त नहीं होएगा। आज की तारीख में जैसे आपने कहा, ये बिल्कुल सत्य है कि पहला तो दिल्ली के अंदर, अब मैं दिल्ली की अगर बात करूं, फिर मैं एनसीआर में भी आ जाऊंगा, 18,456 रुपये में कोई भी परिवार अपना दिल्ली जैसे शहर में गुजारा करके दिखा दे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है, नोएडा में, गाज़ियाबाद में 11,000, वहाँ पे अभी 15,000 हुआ है। हरियाणा में गुड़गांव में, मानेसर में अभी 15,000 हुआ है। राजस्थान के भिवाड़ी और दूसरे क्षेत्रों में 7,500, 7,400 रुपये मिनिमम वेज। मतलब आप ये देखिए कितनी असमानता है एनसीआर के एरिया में ही। तो जब एक एनसीआर डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत सरकार बना सकती है, तो एनसीआर वेज बोर्ड क्यों नहीं बनाया जा सकता? जब महंगाई एक समान है, लोगों के खर्चे एक समान हैं, तो आमदनी एक समान क्यों नहीं होनी चाहिए? ठेकेदारी सिस्टम अगर ख़त्म होगा तो इंडस्ट्रीज के मालिकों की देनदारी होगी, मतलब जवाबदेही होगी कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन क्यों नहीं मिल रहा, ओवर टाइम डबल क्यों नहीं मिल रहा, बोनस क्यों नहीं मिल रहा है। हालांकि वो जो है ना, ठेकेदार को सामने खड़ा कर देते हैं, ठेकेदार को सामने खड़ा करके उनकी जवाबदेही बोल देते हैं कि ठेकेदार का एम्प्लॉई है, ठेकेदार जवाब देगा। यहाँ तक कर्मचारियों के जो चोट लग जाती है, परिस्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो यहाँ तक भी लगा कई कर्मचारियों की डेथ भी हो गई है। लेकिन कोई कहता है कि वो ठेकेदार का था, ठेकेदार कहता है हमारे यहाँ काम ही नहीं कर रहा था। तो ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए, तब मजदूरों का शोषण कम होगा। क्या ये जो कंडीशन है, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार नहीं नजर आती? निश्चित तौर पर सरकार जिम्मेदार है। जब सरकार ने पॉलिसी बहुत क्लियर कर दी, वो पूंजीपति के साथ खड़ी है, उसने बहुत क्लियर कट कह दिया कि ये देश अडानी, अंबानी, टाटा, कुछ ऐसे जो पूंजीपति कॉरपोरेट है, ये रिपोर्ट आई, ऑक्सफैम की आई, उसके बाद और रिपोर्ट्स आई जो बता रही हैं कि कुछ परसेंटेज लोग देश के सारे संसाधन पे कब्जा किए हुए हैं। रेमेडियल मेजर्स सरकार को लेनी थी। सरकार ने क्लियर मैसेज दिया कि पूंजीपतियों के साथ है।
तो सरकार की तो गलती है ही। सरकार की गलती नहीं है, सरकार का किया धरा है, ये कहना चाहिए। बहुत प्लान तरीके से मजदूरों को आप उनके वोट के अधिकार छीन लेंगे, माइग्रेंट वर्कर हैं, वहाँ वोट के अधिकार छीनेंगे या मजदूरी का अधिकार छीनेंगे, प्रदर्शन करेंगे तो प्रदर्शन करने के अधिकार पर हमला करेंगे, यूनियन बनाने का अधिकार। तो ये कोई गलती नहीं है, बाई डिज़ाइन सरकार ये कर रही है। प्रॉब्लम ये है, मेरा भाई अरेस्ट हुआ है, मेरे भाई को प्राइम एक्यूज और मास्टरमाइंड पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। मैं यही बात रखना चाहता हूँ कि आज जो देश में हो रहा है वो सरप्राइजिंग है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं आज देश में। कैसे अरेस्ट किया गया, एक एक व्यक्ति को कैसे अरेस्ट किया गया, मेरे भाई को कैसे अरेस्ट किया गया, सारे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ मुझे उठा लिया गया दिल्ली से। 10 और 11 तारीख को आदित्य आनंद वहाँ पर थे नोएडा में, उन्होंने लोगों से शपथ दिलवाई, हमारे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है, उन्होंने लोगों से शपथ दिलवाई कि हम लोग पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। वीडियो बना के उन्होंने इतने वीडियो बनाए हैं कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करो। लेकिन नोएडा पुलिस की चाल तो कुछ और ही थी। नोएडा पुलिस ये चाह रही थी कि किसी भी तरीके से विघ्न डाल के इस प्रोटेस्ट को वायलेंट कर दिया जाए। अभी कारवां का आपने देखा होगा, एक वीडियो आई, एक मजदूर बता रहा है, मदरसन कंपनी का एक मजदूर है जो ये कह रहा है कि हम लोग रात की शिफ्ट से निकल रहे थे, पुलिस ने हमें रोक दिया ये बोल के कि तुम लोग दंगा फैलाने जाओगे। हमने बोला भाई रात भर हमने काम किया, हम घर जाके सोना चाहते हैं। पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया, महिला जो मजदूर है उनको पीटा और पूरा वायलेंस इंस्टिगेट करने का काम किया। जिन व्हाट्सएप ग्रुप की बात की जा रही है, एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा भाई एडमिन है, लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो वायलेंट मैसेज डाले जा रहे हैं सबको काउंटर किया गया, और जो लोग वायलेंट मैसेज डाल रहे हैं उनको हमने फोन किया। वो कौन निकले आप जान के आपको ताज्जुब होगा। एसआई बीना यूपी के नोएडा पुलिस में से है, डीसीपी का ड्राइवर अमित कुमार, ये लोग हैं जिन्होंने वायलेंस इंस्टिगेट करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजे। क्यों है मजदूरों के ग्रुप में पुलिस? दूर या जो यूनियन कार्यकर्ता बंद हुए हैं, कुछ रिहा हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हुए हैं, कुछ रिहा हुए हैं। अभी बड़ी संख्या में लगभग 1200 से 1300 लोग वहाँ पे अरेस्ट हुए थे, जिनमें से 1000 के करीब जो है ना वो रिहा हो गए हैं। लगभग 300 अभी भी जेलों में बंद हैं। कुछ ऐसी महिलाएं भी बंद हैं जिनको जमानती भी नहीं मिल रहे हैं। तो हमने तो ये मांग की है कि जो भी इसमें है उनको तुरंत बिना शर्त रिहा किया जाए। वहाँ पे जो है कमेटी बनाई जाए जो मिनिमम वेज को कलेक्शन करे और उसको लागू करे। हर उद्योग के अंदर एक त्रिपक्षीय कमेटी हो, जहाँ पर भी श्रम कानूनों का उल्लंघन हो वहाँ पर उस मालिक के खिलाफ सजा होनी चाहिए। दोस्तों एक बात समझनी है, आप किसी भी चीज़ को आप इतना दबाओ वो सह सके, और जब वो उसकी सहन शक्ति ख़त्म होगी तो उछाल होगा और आंदोलन होगा। कुछ ऐसा ही नज़र नोएडा गुड़गांव में नज़र आया। मजदूरों को कम से कम वेतन देकर ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना और उनके रोज़गार की कोई गारंटी नहीं है, उस दौर में एक ही विकल्प था, अपनी आवाज़ को बुलंद करना। और हम सब देख रहे हैं लगातार जो गैस के दाम, महंगाई आसमान छू रही है, कमर तोड़ रही है, और साथ साथ में जो प्रवासी मजदूर हैं वो किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं, जहां एक इंसान भी सही ढंग से रह नहीं सकता। तब उनका गुस्सा होना, अपनी आवाज़ उठाना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया, जो मुख्यधारा की मीडिया है और कई सोशल मीडिया भी इस तरीके से मजदूरों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि देखो रे देखो कैसे मजदूर अपने वेतन के लिए हंगामा कर रहे हैं। हंगामा नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जायज़ मांगों को सरकार के सामने उठा रहे हैं, उस सरकार के सामने जो लगातार उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है, लगातार उनकी आवाज़ों को सुन नहीं रही है। तब वो मजबूर होकर अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। एक बात तो ये समझनी है, हम देखते हैं लगातार दिल्ली एनसीआर में जब जीएसटी एक समान है, जब बड़े बड़े नेताओं के वेतन एक समान है, तब मजदूरों का वेतन एक जैसा क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और उस दौर में जब लगातार महंगाई आसमान छू रही है, जब गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, तब मजदूरों का 26,000 का वेतन मांगना बिल्कुल जायज़ है और अधिकार के तहत वो पूरा करना चाहिए। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब मजदूर आवाज़ उठाते हैं तब उनको लाठियों और गोलियों का सामना करना पड़ता है। तो फिर सवाल उठता ही है कि किस तरीके का लोकतंत्र है जहां मजदूरों की आवाज़ों को दबाया जाता है, सुना नहीं जाता। एक बात और समझ में आती है कि जिस तरीके से हमारे देश में ठेकेदारी प्रथा को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को
लगातार बढ़ाया जा रहा है वो मजदूरों के हितों के खिलाफ है और इसको ख़त्म होना चाहिए। ये तमाम प्रदर्शनकारी इसी मांग को उठा रहे हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्पवाणी, सच्चाई की खोज।